स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 12 मार्च 2023 के हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है H3N2 वायरस। ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, लगातार रोज न्यूज में आ रहा है, इस वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। तो H3N2 वायरस जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र और ऑप्शन डी ब्रक या किडनी। तो ये जो H3N2 वायरस जो है वो मानव शरीर में श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, श्वसन तंत्र। ये वायरस जो है वो श्वसन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा, या जिसको बेसिक 4 टाइप होते हैं, ए बी सी डी। उसमें जो टाइप ए है, टाइप ए का ये सब टाइप है। ठीक है, H3N2 वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है। इसके लक्षण जो है वो फ्लू जैसे ही हैं, जिसमें खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और सिर दर्द, गले में खराश आदि शामिल है। इसका जो संक्रमण है वो आमतौर पर 5 से 7 दिनों तक है, बट अगर आपको खांसी आ रही है तो ये हो सकता है 3 सप्ताह तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, इसको वही रोकने के उपाय जो वही है स्वच्छता है, आप हाथों की स्वच्छता है, इस तरह के आप उपाय करके कर सकते हैं, जो आप लोग कोरोना टाइम पे भी करते रहे हैं। वही सारे उपाय करके इसको फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये इसका फैलने का तरीका भी वही है कि खांसने या छींकने या बात करने के टाइम पे जो आपके मुंह से जो, इसके अलावा ये जो है ये पक्षियों और स्तनधारियों मैमल्स में भी ये संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया हमारा H3N2 वायरस के लिए। आप सभी लोग बच के रहिए इससे, इसका संक्रमण फैल रहा है। अभी कुछ विपरीत खबरें भी आई हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ मृत्यु हुई हैं जिनमें कारण माना जा रहा है, गवर्नमेंट्स ने अभी पुष्टि नहीं की है, वो लोग अपनी जांच कर रहे हैं कि ये कारण यही वायरस है या कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से वो मौतें हुई हैं। फिर भी ये वायरस जो है वो, इसको लगातार बताया जा रहा है कि ये खतरनाक है। तो आप रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये अभी महिला विश्व चैंपियनशिप करवा रहा है, बॉक्सिंग की महिला विश्व चैंपियनशिप IBA 2023 में। इसका आयोजन कहाँ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी भारत। इस वर्ष ये चैंपियनशिप जो है वो भारत में मनाई जा रही है। इसके पहले जो ये चैंपियनशिप हुई थी वो तुर्की में हुई थी, उसके अलावा कजाकिस्तान और रूस में भी ये चैंपियनशिप हो चुकी है। ये चारों देशों में महिला चैंपियनशिप हो चुकी है। इस बार वर्ष 2023 का ये आयोजन जो है वो भारत में हो रहा है। इसका जो आयोजन है वो 15 मार्च से 26 मार्च तक दिल्ली में आयोजन होना है इसका। इसका अभी आज जो है शुभंकर भी इसका जो है वो लॉन्च किया है। वीरा है, चीते का एक फॉर्म है वीरा, वीरा इसका शुभंकर है। और ये इंडिया में 3rd टाइम हो रहा है, 2006 और 2018 में भी ये नई दिल्ली में चैंपियनशिप हो चुकी है। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसका गठन जो है वो 29 से 30 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो लुसियाना स्विट्जरलैंड में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो उमर क्रेमलेव हैं। ठीक है, ये बॉक्सिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, संस्था है। और ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग की चैंपियनशिप ये करवाता है। ठीक है, मेंस का भी करवाता है और विमेंस का भी करवाता है। हर 2 साल में एक बार होता है, तो 2 साल में एक बार मेंस का वुमेन्स का अलग अलग होता है। बाकी इन्होंने ट्रेडिशन जो रख रखा है वो ये रख रखा है कि इवन ईयर में, जिन ईयर्स में ये मेन की करवाते हैं और ऑड वाले में ये विमेन की करवाते हैं। तो ये 2023 में वुमेन वाली हो रही है। बाकी 1974 से लगातार ये हर 2 वर्ष में मेंस वाली आयोजित कर रहे हैं और 2001 से वुमेन्स वाली ये चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है महिला वाला जो वर्ग है इसमें कुछ 12 कैटेगरीज हैं। और बाकी इसका जो मेडल लिस्ट आप देखेंगे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियनशिप की, जो ओवरऑल मेडल लिस्ट देखेंगे, लाइक 2001 से लेके 2020 तक, जो लास्ट मैच हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी वो 2022 में तुर्की में हुई थी। 2001 से 2022 तक अभी तक जिन भी देशों ने जितने मेडल जीते हैं उस में भारत जो है वो 4थे स्थान पे है। ठीक है, इसमें जो 1st स्थान पे है वो रशिया है। तो ये हो गया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो हम लोग जो भी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा फ्री PDF के फॉर्म में अवेलेबल है। ये यहाँ हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम दिया गया है। बाकी जो वीडियो
लिंक दिया है, ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप वो ग्रुप वहां से ज्वाइन करके या इस यूजर नेम के थ्रू ज्वाइन करके वो पीडीएफ्स आप ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आज से पहले भी जो सारे हमने वीडियोस मैं डिस्कस किए हैं वो सारे भी फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो भी आप वहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है तो भी आप उस टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी अपना रेज कर सकते हैं। हम लोग जब पीडीएफ डालते हैं उस पे तो उसमें डिस्कशन ऑन करते हैं, तो आप वहां से अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी रेज कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है। तो बिम्स्टेक की जो बिम्स्टेक का जो सम्मेलन होता है वो होता ही है, बाकी ये मंत्री स्तरीय बैठक जो है जिसको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बोलते हैं बिम्स्टेक का। ठीक है, एक तो बिम्स्टेक का जो सम्मेलन होता है वो तो टॉप प्रायोरिटी पे है ही, ये मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो सेकंड इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है बिम्स्टेक की। तो इसका अभी 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन हो रहा है उसमें पूछा है कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए थाईलैंड। ये थाईलैंड में 19वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हो रहा है। हालांकि ये बैठक जो है वो वर्चुअली हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका आयोजन थाईलैंड में कर रहा है। इसके अलावा जो भारत, म्यांमार और श्रीलंका है ये सभी बिम्स्टेक में शामिल हैं, बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, ये जो बैठक आयोजित हो रही है वो इसमें 9 मार्च को भारत के विदेश राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फॉरेन अफेयर्स श्री राजकुमार रंजन जी हैं, उन्होंने थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित होने वाली इस बैठक में इन्होंने जो है वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। इस बैठक में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को मंजूरी दी गई है। जो ये विजन जो है वो 6वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा, जो बिम्स्टेक का टॉप इवेंट है, टॉप इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसमें इसको रखा जाएगा। ये 2026 में आयोजन होना है इसका, बट अभी इसका वेन्यू डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ पे है, या मे बी मैं वो डिटेल फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ। अभी 2022 में हुआ था ये कोलंबो में, ठीक है, श्रीलंका में आयोजित हुआ था 5वां शिखर सम्मेलन। बाकी इसके शिखर सम्मेलन जो होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं। तो अब जो 22 के बाद इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होना है 2026 में होना है। उसी सम्मेलन में जो ये मंजूरी दी गई है बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को, उसको इसमें रखा जाएगा, सम्मेलन में ये अप्रूवल के लिए रखा जाएगा ताकि उस पर कोई सहमति बन जाए सभी देशों की। तो ये तो हो गया मंत्री स्तरीय बैठक का। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में भी थोड़ा सा। पहले तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक का इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये जो है ये 7 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है वो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। जब इसकी 1997 में 6 जून को इसकी स्थापना की गई तब उस टाइम पे केवल 4 देश थे, एक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। मतलब इसके जो संस्थापक देश हैं वो 4 थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और उस टाइम इसका नाम जो रखा गया था वो रखा था बिस्ट, BIST, बिस्ट और EC, बिस्ट EC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में ही म्यांमार ने बोला कि हम भी इसमें शामिल होने चाहते हैं। तो म्यांमार को 1997 में ही इसको शामिल कर लिया गया और इसका नाम जो हो गया वो BIMST EC, ये बिम्स्ट EC हो गया। इसमें वही जो हम पहले देख चुके हैं वही सारे हैं, केवल इसमें एक म्यांमार नया शामिल हो गया, तो M ऐड कर दिया गया था, इसका नाम ये कर दिया। उसके बाद 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम जो अभी वर्तमान में नाम है बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, वो इसका नाम 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद हो गया। अच्छा, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है और इसके जो सदस्य देश हैं वो अभी जो इसके सदस्य देश हैं वो आपके पास नाम हो गए बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया जो इसमें है वो लीडिंग रोल में होता है। बाकी सारे कंट्रीज के साथ और भी कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें एक एशियन हाईवे हो रहा है, ट्राई हाईवे करके है 3 देशों का, वो भी इसमें है, वो बिम्स्टेक के थ्रू हुआ है। बाकी और भी इसमें डेवलपमेंट्स चलते रहते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इसका फुल फॉर्म तो काफी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के बाद एक सार्क एसोसिएशन भी है, वो सार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सार्क और बिम्स्टेक दो इंपॉर्टेंट है, आप इनका फुल फॉर्म वगैरह, स्थापना, इनका मुख्यालय, सदस्य देश, ये सब आप इसका याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2008 के वित्तीय संकट, 2008 में जो वित्तीय संकट आया था जिसमें वैश्विक मंदी आई थी, उस संकट के बाद अमेरिका का दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा कहा जा रहा है। ठीक है, अभी अमेरिका का एक बैंक है जो दिवालिया हो गया है, बोला जा रहा है कि ये 2008 के बाद जो वित्तीय संकट आया था उसके बाद ये अमेरिका का दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक का नाम बताना है आपका। ऑप्शन है आपके पास, ए बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी सिटी ग्रुप, ऑप्शन सी जेपी मॉर्गन चेस और ऑप्शन डी सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक अभी जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, इसको जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया है इस बैंक को। ठीक है, कैलिफोर्निया के रेगुलेटरी है उन्होंने ये बंद कर दिया सिलिकॉन वैली बैंक। अच्छा, ये बैंक जो है इसका मेन काम जो था वो स्टार्टअप्स जो है उनको ये फंडिंग देता था। ठीक है, वही अमेरिकी रेगुलेटर या जो कैलिफोर्निया रेगुलेटर है उन्होंने इसकी खराब स्थिति को देखते हुए इस पर ताला लगाने का आदेश दे दिया है। अच्छा, यहाँ मजेदार बात यह है कि जो फोर्ब्स संस्था है अमेरिकी, जो इसने अभी कुछ दिन पहले ही ना सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची जारी की थी, 100 बैंकों की सूची जारी की थी, उसमें ये 20वें स्थान पे था। मतलब पहले तक ही इस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में नॉमिनेशन मिला हुआ था। और उसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी, अभी 3 दिन पहले ही अपनी रैंकिंग दी थी, उसमें इसकी रैंकिंग जो है वो A1 दी थी। A1 जो है वो काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन पे ही ये रेटिंग दी जाती है। तो इन्होंने ये रेटिंग A1 दी थी 3 दिन पहले ही, और सडनली ये बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। इसीलिए भारत जो है वो कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जब अनुमान देती हैं और वो अनुमान सही नहीं होते हैं, तो भारत इसी वजह से इन सब संस्थाओं की रेटिंग एजेंसी पे संदेह भी जाहिर करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी मुक्त शहर। ठीक है, एक अभी पहल हो रही है कि शहर में जो है भीख मांगना प्रतिबंधित किया जाए, शहर को भिखारियों से मुक्त किया जाए। ये नामक नई पहल की शुरुआत इस शहर ने की है, अभी हाल में किसी शहर ने की है, उस शहर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो नागपुर है, महाराष्ट्र का शहर है नागपुर। नागपुर में अभी ये शहर को भिखारी मुक्त करने की पहल स्टार्ट की गई है। ये जो पहल है वो नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग ने मिलकर ये पहल की है। इन दोनों का ये संयुक्त प्रयास है। इस प्रयास के अंतर्गत सड़कों पर 30 अप्रैल तक इन्होंने भीख मांगना बैन कर दिया है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नागपुर नगर निगम है उसने आश्रय स्थलों में बेघर लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए अलग से की है, पुरुषों के लिए अलग से की हुई है, और जो 18 वर्ष से अधिक के होंगे उनको ही इन स्थलों में रखा जाएगा। ठीक, अच्छा, ये जो पहल है ये वैसे तो अच्छी है। बाकी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने शिकायत करना स्टार्ट किया था कि यहाँ सड़कों पे, चौराहों पे बहुत अधिक भिखारी हैं। ठीक है, रेड लाइट्स पे तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, भीख मांगने वाले लोग होते हैं, और उन्होंने कंप्लेन ये थी कि ये लोग सड़कों पे अराजकता फैला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतें भी नागपुर सिटी पुलिस को लगातार मिल रही थी। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए भी इन्होंने ये इस तरह की पहल वहां पे नागपुर में स्टार्ट की है। इसके अलावा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो भारत देश है उसमें सबसे ज्यादा भिखारी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भिखारियों का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश जो है वो भिखारियों की संख्या में पर है, और बिहार जो है वो भिखारियों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। तो आज तो ये क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि अभी कतर में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ठीक है, ये कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी इसके पहले हम लोग आपसे 3-4 देशों के और भी प्रधानमंत्री डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, 4 देश आ जाएंगे और उनके प्रधानमंत्रियों के या राष्ट्रपतियों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको मिलाने के लिए
दिया जाएगा। तो ये कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा अभी मेरापी ज्वालामुखी है, मेरापी वोल्कानो है, इसमें एरप्शन हुआ है, ब्लास्ट हुआ है इसमें, और इससे लावा गैस वगैरह फिर से निकलना स्टार्ट हुई है। तो ये मेरापी ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में योग्याकार्टा विशेष क्षेत्र है, योग्याकार्टा स्पेशल रीजन है, वहां पे ये स्थित है मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे है, ठीक है, इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है उस पे ये ज्वालामुखी है, वहां पे ये इरप्शन हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया के जो सबसे एक्टिव वोल्कानो हैं उनमें से ये एक है, जावा आइलैंड पे है, ठीक है। तो ये हो गया मेरापी ज्वालामुखी। अच्छा, एक आप और देख लीजिए, रिंग ऑफ फायर एक बोलते हैं, एक लाइन है, ये आपका रीजन हो गया अमेरिका का, ये वेस्ट है, पश्चिमी अमेरिका है ये, ठीक है, और ये पूर्वी एशिया है, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यहाँ भारत हो गया, ये यहाँ चाइना वगैरह है। तो ये पश्चिमी अमेरिका हो गया, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे एक ये रिंग बनती है, ठीक है, जिसमें जो भी एक्टिव वोल्कानोज हैं उनकी एक रिंग बनती है, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलिपीन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं कॉन्स्टेंटली, और जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ती है तो वहां पर्वतों का उत्थान भी होता है, पर्वत भी बनते हैं, और वहीं पे ये लावा भी निकलता है, वहीं पे ये ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। तो इस तरह की एक रिंग ऑफ फायर जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया जो है वो इस रिंग ऑफ फायर में ही आता है। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में 100 से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसका जो एशिया का रिंग ऑफ फायर में स्थित होना, ठीक है। तो ये हो गया रिंग ऑफ फायर के बारे में। ये रिंग ऑफ फायर भी स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही कंटेंट है, इतने ही क्वेश्चन थे, यही इंफॉर्मेशन थी। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी जो वीडियो में हमने कंटेंट डिस्कस किया हुआ है, जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो आपको कैसे लगे वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें इस यूजर नेम के थ्रू या जो डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू, ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही, बाकी नए वीडियो के साथ आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।